जी नमस्कार। देखते ही देखते हम लोग अशोक वाजपेयी जी पर चल रहे एकाग्र की 8वीं कड़ी में आ चुके हैं। आज की इस कड़ी में हमारे साथ कवि, अनुवादक प्रोफेसर वरयाम सिंह जी अपनी बात रखेंगे। उनके पास अशोक वाजपेयी जी से जुड़े ऐसे कई प्रसंग हैं जिन्हें जानना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, रोचक है। कई यात्राओं में ये दोनों लेखक साथ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वरयाम सिंह जी रूसी से हिंदी में अनुवाद करते आए हैं। कई ऐसी बेहद चर्चित और आवश्यक कृतियां उनके खाते में हैं, मगर जब तब वे हिंदी से रूसी में भी अनुवाद करते रहे हैं। अशोक वाजपेयी जी की एक कविता का भी उन्होंने हिंदी से रूसी में अनुवाद किया था। आज इस अवसर पर वे उसका भी पाठ करेंगे, पहले हिंदी में और फिर बाद में रूसी में। तो मित्रों, आज का यह सत्र बेहद खास है और हम सभी प्रोफेसर वरयाम सिंह जी को सुनते हुए लाभान्वित होंगे, उनकी दृष्टि से भी, उनके अवलोकन से भी। इसलिए भी कि अरसे बाद जब वे अपने विगत दिनों में लौटते हैं तो किस तरह की चीजें उनके पास स्मृति धरोहर के रूप में सुरक्षित हैं, इन सब को जानना महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग वरयाम सिंह जी का स्वागत करते हैं, उन्हें स्क्रीन पर लेते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार। और आपसे अनुरोध है वरयाम सिंह जी कि आप अपनी बात आरंभ करें और बिल्कुल शुरुआती दिनों से ही चलें, क्रमवार चलें, ताकि बाद की इस बीच आई पीढ़ियों को भी उन प्रसंगों को समझने में सुविधा होगी। आदरणीय वरयाम सिंह जी, स्वागत। सबसे पहले तो दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हिमाचल इस वक्त जहाँ मैं रह रहा हूँ, जिला कुल्लू का बहुत इंटीरियर का क्षेत्र है, बहुत ठंड है। महीना माघ चल रहा है। दिल्ली या शहरी लोगों को पता नहीं होता कि माघ और पौष और फागुन क्या होते हैं। तो हमारे यहाँ खाने, खिलाने, पीने, पिलाने का मौसम है ये। तो ऐसे में आपने हमें आमंत्रित किया, समय दिया हमें कुछ बोलने के लिए। तो शुरुआत में करता हूँ अशोक जी से परिचय, और बेहतर ये होगा कहना अशोक जी की कविताओं से परिचय। मैं सन 65 में गांव से दिल्ली पहुंचा। रूसी अध्ययन केंद्र में प्रवेश मिला मुझे। ये नया नया इंस्टीट्यूट बना था, शायद रूस के बाद एशिया में पहला संस्थान। तो सोचिए दिल्ली का माहौल क्या था। गांव में रहते मैंने कथा साहित्य तो पढ़ लिया था, और एक प्रश्न, एक पहेली की तरह मेरे सामने आज भी है। सन 60-61 में पिताजी सरपंच चुने गए थे। उन दिनों सरपंच का घर ही पंचायत का मुख्यालय हुआ करता था, हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो मुझे पिताजी के वहां घर में, कहिए हमें पुस्तकालय में पुस्तकें कौन सी मिली, वो पिताजी की नहीं थी। पिताजी से पहले जो प्रधान सरपंच थे वहां से आई हुए पुस्तकें या दूसरी चीजें। पुस्तकों में मुझे क्या मिला? प्रेमचंद, रंगभूमि, गोदान, शरदचंद्र पूरा, परिणीता, शेष प्रश्न, मजली दीदी, ये, और टैगोर का गोरा। मैं आज तक हैरान हूं कि गांव की सन 60-61 की उन पंचायतों में ये पुस्तकें थी। आज हो गए सन 2023, लेकिन गांव की पंचायत में कोई पुस्तकालय है ही नहीं, जबकि 60 साल पहले पुस्तकें उपलब्ध थी। खैर,
बात असली और है। लेकिन इनमें कविताएं नहीं थी, उपन्यास थे। दिल्ली पहुंचा, अब मुझे कविताओं में रुचि तो थी, लेकिन रुचि कहाँ से, क्या करें, कहाँ से संतुष्टि हो। पाठ्यक्रम में वही दिनकर जी, बच्चन, सुमित्रानंद पंत, ये कवि, लेकिन नए कवियों की रचनाओं से परिचय नहीं था। दिल्ली पहुंचा तो ढेर सारा, अगर आपको याद हो 60 के दशक की, तो ढेर सारी लघु पत्रिकाएं निकल रही थी देश के विभिन्न शहरों से। दिल्ली तो थी, दिल्ली से तो निकल ही रही थी। तो एक जिस आंदोलन ने कहो, जिस प्रवृत्ति ने मुझे प्रभावित किया, वो था एक तरह का अकविता वाला माहौल, जिसमें सतीश जमाली, मोना गुलाटी, साथ में विजय के वो 3 कवि, जिसमें आप विमल चतुर्वेदी जी और श्याम परमार, इनका एक पूरा संकलन, और उसमें बहुत सारे कवि छपते थे। सबसे पहले मुझे यही पढ़ने को मिले, और माहौल कुछ और विचित्र था। कहा जाने लगा मोह भंग का काल है ये। किससे मोह भंग हुआ भाई? नेहरू की नीतियों से। अच्छा, नेहरू की नीतियों से। एक तरह का नकारात्मक रवैया जीवन के प्रति, अनास्था का, बल्कि एक अनास्था पत्रिका भी निकलने लग गई थी। और पहले अंक में मंगलेश डबराल के साथ मेरी कविताएं भी थी। मैं 18-19 का साल था। इस बीच मुझे याद नहीं आ रहा, एक विग्रह पत्रिका थी या ज्ञानोदय, मुझे अशोक जी की कविताएं पढ़ने को मिली। और साथ में एक विज्ञापन में अशोक जी के पहले संकलन, शायद अब भी संभावना है, इस पुस्तक का विज्ञापन। मैं सीधे दरियागंज गया। दरियागंज में भारतीय ज्ञानपीठ की एक दफ्तर सा था, वहां गया, पुस्तक खरीदी। ये सन 66-67 की बात है। और पहला जो मैंने, जब उनसे कहा मुझे पुस्तक चाहिए, तो आपस में वहां जो बैठे थे लोग, आपस, अरे कौन अशोक वाजपेयी जो आकाशवाणी में समाचार वाचक है क्या? और फिर मैंने तुरंत कहा, यार परिचय तो पढ़ लिया करो, पुस्तक में क्या लिखा है। तो देखा वहां प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो अकादमी मसूरी में वहां है। खैर, पुस्तक लाया और पहली कविता संकलन की पढ़ी, और वहीं से मेरा मोह भंग हो गया इन कवितावादियों से, इन तथाकथित क्या एक शब्द उन दिनों कहना नहीं चाहिए कि निहिलिस्टों से, नकारने वाले लोगों से। तो वहीं से पहली कविता, और पहली कविता का जो अंश है मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिसे मुझे तुरंत प्रभावित किया। और ये बहुत किताबें मेरे साथ गांव में नहीं है, लेकिन ये संकलन मेरे साथ हमेशा रहता। कुछ और विटमैन, ये केदार जी और अशोक जी, ये मेरे साथ रहते हैं साथ में। तो मैं पहली कविता इस संकलन की, शायद अब भी संभावना की पहली कविता का तीसरा अंश सुना रहा हूँ। कविता है, सोचो तो पहले इस तरह की कविता मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी थी, सुनी थी। वो है अपनी आसन प्रसव माँ के लिए 3 गीत। तो अंतिम गीत जन्म कथा मैं सुना रहा हूँ, 6-5-7 पंक्तियां हैं। तुम्हारी आंखों में नई आंखों के छोटे छोटे दृश्य। सोचो तो सन 60 का दशक में इस तरह की कविता, और मुझ जैसे व्यक्ति के लिए, मुझ जैसे युवक के लिए क्या अर्थ रख सकती थी। तुम्हारी आंखों में नई आंखों के छोटे छोटे दृश्य हैं। तुम्हारे कंधों पर नए कंधों का हल्का सा दबाव है। तुम्हारे होंठों पर नई बोली की पहली चुप्पी है। तुम्हारे होंठों पर नई बोली की पहली चुप्पी है, और तुम्हारी उंगलियों के पास कुछ नए स्पर्श हैं। ओ मेरी माँ, तुम कितनी बार स्वयं से ही उगाती हो, तुम कितनी बार स्वयं से ही उगाती हो। ओ माँ, मेरी जन्म कथा कितनी ताजी, ओ माँ, मेरी जन्म कथा कितनी ताजी और अभी अभी की है। इस कविता ने मुझे हिला के रख दिया, हिला के इसके लिए भी रख दिया, मैं अपनी माँ का पहला बेटा, और माँ मेरी थी जन्म से गूंगी और बहरी। सोच सकते हो, ना माँ को ऐसी कविता सुना सकता हूँ ना मुझे, लेकिन माँ के पास काव्य में बहुत कुछ था। वो था उनके चेहरे पर आने वाले भाव, या माँ दूसरों के चेहरे पर आने वाले भाव से ही समझ जाती थी आदमी क्या कहना चाहता है।
गुस्से में है, अतृप्त है, कुछ कमी रह गई है। तो इस तरह से इस कविता ने मुझे उस पूरे अकवितावादी विचार मानसिकता से मुक्त कर दिया, और बहुत सी चीजों से भी। तो ये मेरा परिचय अशोक जी से पहला इन कविताओं के माध्यम से। मैं आगे भी सुनाऊंगा। तो ये था 60 के दशक में। अपनी मैं कविताएं तो ज्यादा नहीं लिखी, ना लिखता हूँ, मेरी कविताओं का रुझान थोड़ा दूसरा जैसा है, जिसमें अशोक वाजपेयी उस तरह की कविताएं नहीं लिखते। वो मैंने, अब क्या कर सकते हैं, अब प्रकृति स्वभाव ऐसा बन गया, पसंद है अशोक वाजपेयी है, लिखते हम कुछ राजनीतिक किस्म की कविताएं। खैर, तो उसके बाद मॉस्को गया मैं 69 में। साथ में लेता गया अशोक जी के ये संकलन की 2 प्रतियां, और जहां जहां मुझे उन दिनों उतना अच्छा अनुवाद तो हम कर नहीं सकते थे रूसी, हिंदी से रूसी में, लेकिन जो रूसी वहां पढ़ रहे थे या विद्वान थे, और उन विद्वानों में प्रख्यात भारतविद या हिंदीविद कहिए चेलीशेव, एकेडमिशियन चेलीशेव, उन दिनों एकेडमिशियन नहीं थे पर, तो उनको मैंने भेंट की। और एक संकलन आया था बाद में प्रभाकर माचवे और चेलीशेव के संपादन में, रूसी में आया था, दीप उत्सव प्राजनिक अग्नि। उसमें आधुनिक कहिए कवियों की रचनाएं थी, उसमें अशोक जी की भी थी, और इसी संकलन से। तो इस तरह से अशोक वाजपेयी से मेरा परिचय था। उसके बाद जब मॉस्को से लौटे, अनुवाद कार्य में लगा रहा। 87 या 88 में मध्य प्रदेश से साहित्यकारों का एक प्रतिनिधिमंडल हिमाचल आया था। समझ लीजिए हिमाचल का प्रमुख शहर उनको घुमाए गए। उसी तरह से मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का या संस्कृत विभाग की ओर से हम भोपाल गए। तो भोपाल में ना फिर अशोक जी से सीधे क्या कहो आमना सामना हुआ, उसके पॉजिटिव मीनिंग में। उन्होंने मेरे अनुवाद पढ़ रखे थे, हालांकि अनुवाद ज्यादा नहीं हुए थे, लेकिन पढ़ रखे थे। खासकर मेरा प्रिय कवि, मैं अगर मेरी रुचि के 2 कवि बड़े हैं, ये अशोक वाजपेयी और अलेक्जेंडर ब्लॉक। और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं भाई दोनों में समानता, समानता है, वो है उनका कंसिस्टेंट रहना अपनी वैचारिकता में, अपनी कविता भाषा में। और इसके बाद थोड़ी बात करेंगे, एक वो जरूरी होगा बात करना। तो ये उसके बाद आपको मालूम, आप तो जानते हैं नेहरू जी की जन्म शताब्दी मनाई गई। एक क्या दुनिया भर में शायद ऐसा आयोजन दूसरों ने देखा होगा, लेकिन हमें पहली बार देखने को मिला, वो था विश्व कविता उत्सव भोपाल। तो उस वहां आना था प्रख्यात रूसी कवित्री बेला अहमदुल्लाह को। वो तो नहीं आ पाई, लेकिन उनसे पहले विभाग से, भारत भवन से जो भी बांध काम देख रहे थे, बेला अहमदुल्लाह की कविताएं अनुवाद के लिए भेजी। मैंने अनुवाद करके, अब उसकी गुणवत्ता पर तो बाद में लोग जो भी कहें, लेकिन वो जो कविताएं अनुवाद किया जिन कविताओं का, वो देश भर की पत्रिकाओं में छपे विश्व कविता उत्सव के अवसर पर। तो बेला अहमदुल्लाह को ये पता चला मॉस्को में, तो उन्होंने खैर कुछ मैंने भिजवाए भी थे, जो वहां से एक कवि आए थे उनके हाथ मैंने सारी पत्रिकाएं और ये संकलन शायद याद नहीं आ रहा, पुनर्वासु या उस तरह का संकलन सब भेजे थे। तो बहुत प्रसन्न थी। कब मुझे बहुत दुख है कि मैं इस उत्सव में शामिल नहीं हो पाई, और मुझे पता चला कि दुनिया भर के कितने बड़े बड़े कवि आए हुए थे। मुझे बहुत अफसोस रहेगा बहुत दिनों तक। तो अशोक जी से मेरा दूसरा परिचय वहां। आगे तो फिर आप पूछते जाइए, फिर उसके बाद तो कई बार मुलाकात हुई, वो आपके पास तस्वीरें भी हैं। तो पूछिए, आप आपकी बारी पूछने की। जी माफ कीजिएगा, जिस कविता का आपने अनुवाद किया है
संभावना, उनके पहले कविता संग्रह की एक बेहद चर्चित कविता संभावना, तो उसका मैं हिंदी में पाठ करता हूं, आप अंग्रेजी में माफ कीजिएगा, आप रूसी में कीजिएगा, है ना। ठीक मैं ठीक पहले हिंदी में पढ़ता हूं, फिर आप रूसी में पढ़िएगा अवश्य। तो अच्छा लगेगा जी। शहर अब भी संभावना है। एक व्यस्त सड़क पर जाड़ों की एक दोपहर, श्वेता के मित्र हाथों को छूकर मैंने जाना। मेरे हाथ जरा सी देर बाद भूल गए स्पर्श को, और हमेशा की तरह अकेले मेरे पास रह गए। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकू ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई भीड़ में कहीं नहीं था मेरे शरीर के लिए कोई अर्थ। कहीं नहीं थी वह शांत निजी गर्मी जिसे मैं अपना प्रेम कह सकता। एक हल्की सी अप्रासंगिक हवा थी जिसे झटका सा देती हुई रुक गई एक बस। अब कवि की भाषा और उसकी अनुभूति देखिए कि एक हल्की सी अप्रासंगिक हवा थी जिसे झटका सा देती हुई रुक गई एक बस। हैंडल पकड़ते अपने हाथों को मैंने दुखी होकर देनी चाही अपनी करुणा। कैसे अपने आप को बिलक करके, अपने आप को, अपनी अनुभूतियों को, अपने अंग प्रत्यंगों को कवि देख रहा है। हैंडल पकड़ते अपने हाथों को मैंने दुखी होकर देनी चाही अपनी करुणा, तो याद आए वे हाथ जो अभी थोड़ी देर पहले उनमें थे। उनसे जुड़ा वह शरीर जो प्रतिफलित हो चुका है एक और शरीर में। और फिर मुझे मिल गए कुछ शब्द जिन्हें मैं वहां रख सकता था जहां पहले वे हाथ थे। खिड़की के हवा के ठंडे झोंके से सिहरते हुए, खिड़की के हवा के ठंडे झोंके से सिहरते हुए मेरे हृदय में हाथों के लिए, कविता के लिए अब एक आशा थी। शहर अब भी एक संभावना है। शहर अब भी एक संभावना है। और ऐसी ही संभावनाओं और अनूठी भावाभिव्यक्तियों से भरी हुई कविताएं अशोक वाजपेयी जी के कवि की झोली में है। और तभी तो बरयाम सिंह जी जो एक दूसरी ही धुन की कविताएं पढ़ रहे थे, एक दूसरे ही मुहावरे में हिंदी कविता के बीच कुछ देर के लिए ही सही, कुछ समय के लिए ही सही घिर गए थे, अचानक जब वे इन कविताओं से गुजरते हैं तो वापस उनके भीतर अपनी समकालीन कविता को लेकर आश्वस्ति के जैसे भाव उपजते हैं। उसे हमने अभी उनके शुरुआती वक्तव्य में ही सुना। तो इस कविता का बरयाम सिंह जी ने रूसी में अनुवाद किया है, तो हम उनसे ही सुनते हैं इसका रूसी अनुवाद।
बहुत साल पहले की बात है। शीला दीक्षित जी उन दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। तो मॉस्को में दिल्ली डेज इन मॉस्को कुछ इस तरह का कई दिनों का एक कार्यक्रम रखा गया था वहां। तो एक दिन कैलाश वाजपेयी मेरे पास आए कि बोले भाई ऐसा है, मॉस्को में आयोजित होने वाले बहुत से कार्यक्रमों में एक ये भी है कि दिल्ली में रह रहे कवियों की रचनाओं का एक संकलन रूसी में आना चाहिए। बहुत सुंदर छपा है, मैं कैसे बताऊं आपको, बहुत सुंदर। ये देखिए अगर इस तरह से आप मैं दिखा पाऊं। तो इनके बीच अशोक जी की कविता, यही संभावना। क्योंकि हड़बड़ी में छपा था इसलिए प्रिंटिंग की कुछ गलतियां थी प्रूफ की, मैं हमने तो टाइप करके ठीक से दी थी लेकिन पता नहीं कहाँ छपे। खैर, तो संभावना возможность. Однажды в зимний день на улице, коснувшись дружеских рук Светы, я понял. Коснувшись дружеских рук Светы, я понял. Город и сейчас возможность. Город и сейчас возможность. Мои руки через какое-то время забыли это прикосновение. Мои руки через какое-то время забыли это прикосновение. И остались, как всегда, одинокими. Остались, как всегда, одинокими. В толпе, стоящей у светофора, нигде не было смысла для моего тела, нигде не было смысла. Нигде не было той спокойной интимной теплоты, нигде не было той спокойной интимной теплоты, что я мог бы назвать своей любовью. Что я мог бы назвать своей любовью, нигде не было той спокойной интимной теплоты. Дул какой-то легкий, ненужный ветер. Будто ударив его, остановился один автобус. Огорченный, я передать свое сострадание. Огорченный, я хотел передать свое сострадание рукам, держащимся за поручень. Я вспомнил те руки, которые только что были в моих руках, То тело, которое превратилось в другое тело, И потом я нашел несколько слов, которые я смог оставить там, где раньше были те руки. И потом я нашел несколько слов, которые я смог оставить там, где раньше были те руки. В моем сердце, дрожащем от холодного ветра, для поэзии была теперь одна надежда, город и сейчас возможность. Для поэзии была одна надежда, город и сейчас возможность. Это русскоязычная кавита. जी, कुछ और अशोक वाजपेयी जी की कविताओं की चर्चा आपने की, उनके संग्रहों को लेकर आप रूस में गए और वो तमाम कुछ एक प्रसंग साझा किए। कोई और ऐसी बात किसी रूसी विद्वान, किसी रूसी कवि या किसी रूसी भावक की याद आ रही हो
अशोक वाजपेयी जी की या किन्हीं और समकालीन, उनके समकालीन भारतीय कवियों की कविताओं को लेकर, तो वह भी हमसे साझा करें बरयाम सिंह। तो हमारे एक मित्र हैं, बड़ा काम है उनका हिंदी कविता के रूसी अनुवाद के क्षेत्र में। हरिवंश राय बच्चन की जीवनी लिखी है, तो हमने उसका भी अनुवाद किया है। बच्चन एक व्याख्या, मेरा ख्याल है। यूं तो छेलीशेव जी ने निराला पर मोनोग्राफ लिखा है, स्मितानंद पंत पर, लेकिन हरिवंश राय बच्चन पर ये पुस्तक रूसी में एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो बहुत बड़ी संस्था है रूस की, उन्होंने छापी है। फिर बच्चन जी ने मुझसे आग्रह किया कि मैं इसका अनुवाद करूं हिंदी में। जी मित्रों, कुछ तकनीकी कारणों से बरयाम सिंह जी का कनेक्शन हमसे कट गया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे शीघ्र हमसे जुड़े, और वे भी इस बात को समझ रहे होंगे कि यह कनेक्शन जो है कुछ देर के लिए जो बाधित हुआ है, मगर जल्दी ही जो है हम बरयाम सिंह जी को पुनः अपने साथ जोड़ पाएंगे। और बरयाम सिंह जी के पास उनके सौजन्य से हमें कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिनमें अशोक वाजपेयी जी हैं और दूसरे लेखक हैं, तो इस पर भी उनकी हम टिप्पणी लेंगे। मगर जब तक बरयाम सिंह जी जुड़ जाए, हम लोग अशोक वाजपेयी जी की एक दो कविताएं और आज सुनते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण कविता है उनकी, कम से कम, इसको भी सुनते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बरयाम सिंह जी जुड़ गए हैं। हाँ, जुड़ गया, कट गया था बीच में। जी, तो हाँ, आप तो कह रहे थे, बच्चन आप अपनी बात पूरी करें। तो बच्चन जी के आग्रह पर फिर मैंने इस पुस्तक का अनुवाद किया, और फिर बच्चन जी ने कहा आगे कुछ विमोचन का कार्यक्रम रखो, तो मैंने प्रधानमंत्री के कार्यालय को वहां एक पुस्तक भेजी, तो तुरंत इंदिरा जी ने तुरंत कहा भाई सुबह नाश्ते पर 8 बजे अपने मित्रों के साथ आ जाओ, वहीं पुस्तक का विमोचन करेंगे। तो पता नहीं, अब भूल गया मैं प्रधानमंत्री के उस निवास को, वहां उन्होंने कार्यक्रम रखा मित्र मंडली के साथ। तो ये बच्चन जी का अनुवाद था। उसके बाद सिंकेविच जी ने रघुवीर सहाय की कविताओं का एक छोटे लघु आकार में लेकिन बहुत खूबसूरत संकलन निकाला। आप सोचते हो, रूस में जब हमसे पूछते हैं कि भाई इस कवि की संस्करण में कितनी प्रतियां छपी हैं, जब मान लो हमने ब्लॉग के अनुवाद किए, कितनी प्रतियां छपी, मुश्किल से 1100। जब रूस में रघुवीर सहाय की पुस्तिका छपी 50,000, सोच सकते हैं आप। तो थोड़ा हमको संकोच होता रूसी मित्रों को बताने में कि भाई आपके इस कवि की 1100 प्रतियां छपी हैं, हो सकता है 1100 भी छपती हो। खैर, तो उसके बाद तो खैर बहुत सारे लोग लग गए रूसी कविता का। अब तो कुंवर नारायण पर बड़ा संकलन आ गया है। लेकिन एक, हाँ, मैं भूल गया, 1900, आपको याद होगा कि सोवियत संघ के विघटन से पहले बहुत एक योजना थी कि भारतीय साहित्य के 20 खंड रूसी में प्रकाशित होंगे और रूसी साहित्य के, सोवियत साहित्य के 20 खंड हिंदी में। लेकिन विघटन के बाद ये सारा कार्यक्रम जो है बंद हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं रही। लेकिन है हमारे बीच में बहुत लोग हैं, जैसे अशोक वाजपेयी, उसी तरह से साहित्य अकादमी के सचिव, याद नहीं आ रहा ठीक से, एक मिनट में, फोटो में है वो, अकादमी के सचिव थे। उन्होंने मुझसे कहा
कि भाई ऐसा है, विघटन के बाद अब तो शायद रूसी तो शायद रूस नहीं छाप पाएंगे, लेकिन हम पहल करते हैं। 20 खंड तो देखें, 5 खंड आ चुके थे, का अब 6वां खंड अपने बलबूते पर अपने प्रयासों से दिल्ली से प्रकाशित करेंगे, अकादमी प्रकाशित करेंगे। तो तुम कुछ करोगे, कर सकते हो एक खंड तैयार? हमने कहा अवश्य, अवश्य कर सकते हैं। तो करो, फिर डट जाओ। तो संकलन तैयार किया 20-21 कवियों के, लगभग पुस्तक, बड़ी पुस्तक है, मैं लाऊंगा थोड़ी देर उठा करके, कहाँ रखिए। खैर, तो 20वीं सदी के, शायद 20वीं सदी की रूसी कविता, इस शीर्षक से एक पुस्तक, बड़ा संकलन, काफी कविताएं हैं, वो तैयार किया। तैयार कर, अनुवाद तो कर दिया। मैंने कहा मेरी अब मैं इच्छा ही है कि कोई या तो अशोक जी या फिर केदार जी इनका संपादन करें, देखें कहीं त्रुटियां तो नहीं है। केदार जी तैयार हो गए, केदार जी ने संपादन किया, ज्यादा उलटफेर नहीं किया। बात यह कि दोनों कवि, चाहे अशोक वाजपेयी हो चाहे केदार जी हो, ये विश्व कविता के, क्या कहें आप, गंभीर पाठक हैं, बहुत पढ़ते हैं। और कई बार तो ऐसा होता था केदार जी के साथ बात करते हुए वो किसी रूसी कवि का नाम लेते थे जिसकी रचनाएं हमने पढ़ी नहीं होती थी। तो केदार जी तैयार हुए और संकलन निकला। अब सचिव जी बोले कि भाई इसका बड़े पैमाने पर कुछ करना चाहिए। मैं एक मिनट के लिए क्षमा चाहता हूँ, पुस्तक लाता हूँ। और जब तक बरयाम सिंह जी उस पुस्तक को लाते हैं, तब तक जिस कविता की हम चर्चा कर रहे थे उस कविता को सुन लेते हैं। कोई कविता जब किसी समय में किसी मनोभाव विशेष में लिखी जाती है, उस समय उसका अपना अर्थ तो होता ही है, उसकी प्रासंगिकता होती ही है, मगर बाद में भी लंबे समय तक अगर वह कविता अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखती है, हमारे साथ जोड़े रखती है, तो यह उसकी एक बड़ी ताकत है। अशोक जी अक्सर कहते रहे हैं कि कैसे कविता भाषा के भीतर घटित होती है। इसके अपने कई निहितार्थ हैं जिनकी वे व्याख्या करते हैं। तो पहले इस कविता को सुन लेते हैं, इसके बाद बरयाम सिंह जी को सुनेंगे। कमा से कम। उम्मीद के पास कम से कम एक घर तो होना चाहिए। हमारे अंधेरे के मोहल्ले में न हो, चकाचौंध की दमकती कॉलोनी में भी न सही, कहीं तो। सपनों में रंग बचे हैं न रोशनी, सच कहने की हर भाषा संदेह के घेरे में है। झूठ पर लगता है सबको भरोसा बढ़ गया है। सपने अपने टुच्चेपन से उबर नहीं पाते। मसीहा होना बंद हो गया है, लेकिन छोटे भैये असंख्य अवतारों में वापस आ रहे हैं। यह जो छोटे भैया शब्द है, यह अशोक जी की भाषा में, उनके शब्द भंडार में अक्सर हमें दिखाई पड़ता है, और अलग अलग जगहों पर इसके प्रयोग हमें कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करते हैं। इसमें व्यंग का पुट है, इसमें यथार्थ को लेकर जो एक भीतर का उबाल है उसकी अनुगूंज है, और अपने समय की नब्ज पर जो कवि की पकड़ है वह तो खैर है ही। वे लिखते हैं, मसीहा होना बंद हो गया है, लेकिन छोटे भैये
असंख्य अवतारों में वापस आ रहे हैं। कुछ इधर है, कुछ उधर, बीच में रुकना, ठिठकना एक छूट गई आदत होकर रह गया है। ऐसे में कविता जैसी छोटी जगह में उम्मीद का घर कैसे बस सकता है? कवि का प्रश्न। ऐसे में कविता जैसी छोटी जगह में उम्मीद का घर कैसे बस सकता है? और कवि का ही उत्तर, या कि छोटी जगह में रहकर ही उम्मीद और सब जगह छा सकती है। शब्दों में रोशनी हो तो शायद उम्मीद उधर आ सकती है। शब्दों में रोशनी हो तो शायद उम्मीद उधर आ सकती है। अभी जो प्रसंग की ओर, जिस प्रसंग की ओर बरयाम सिंह जी हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे, वह भी तो उम्मीद का ही प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, कुछ एक बड़े खंड तैयार हो गए हैं, आगे के खंडों की आने की संभावना उस तरह से नहीं है। ऐसे में व्यक्तिगत और कुछ सामूहिक जुनून से वे चीजें कैसे निकल कर आती हैं, वे संग्रह कैसे बनते हैं, आइए इसकी कथा हम बरयाम सिंह जी से ही सुनते हैं। जी जी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, उन दिनों सचिव थे प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी। तो उन्होंने, अब पता नहीं इतना दायित्व तो मुझ पर किस विश्वास के साथ सौंपा होगा, लेकिन मैंने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया। तो ये संकलन है, इसमें 21 कवि हैं। मेरे प्रिय कवि अलेक्जेंडर ब्लॉक से लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता यूसुफ ब्रोस्की तक बड़ा संकलन है। मेरे ख्याल हिंदी में उससे पहले इतना बड़ा संकलन कविताओं का नहीं आया था, 240 पृष्ठों के आसपास का। अब इसके विमोचन का देखिए, विमोचन हाउस ऑफ रशियन कल्चर में रखा गया। तो चौधरी जी बोले किन्हें बुलाना है? मैंने कहा मेरे तो दो ही हैं, उनको बाकी जितने को आप बुला सकते हैं बुलाइए। मेरे तो दो हैं करीब, वो हैं केदारनाथ सिंह और अशोक वाजपेयी। तो उन्होंने तुरंत संपर्क किया, साथ में नामवर सिंह। इंद्रनाथ चौधरी तो स्वयं थे ही, गंगा प्रसाद विमल, और उस वर्ष शायद पद्मश्री या कुछ इनमें सम्मानित किया गया था येवगेनी चेलीशेव को, जिनका बड़ा काम रहा है हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार की दिशा में। तो आए, बड़ा आयोजन। मैंने आपको एक तस्वीर भेज रखी है, अगर आप हो तो बीच में डाल देना, जिसमें विमोचन कार्यक्रम है, भव्य विमोचन। मैं समझता हूं मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा, क्या कहें, मेरे काम का ये, इसी से थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि हम यूं ही नहीं, कुछ तो हो ही रहा है। हाँ, ये वाली उसमें देखिए, गंगा प्रसाद विमल, इंद्रनाथ चौधरी हैं, अशोक जी हैं, केदार जी हैं, नामवर जी हैं, और साथ में क्योंकि लास्ट में जुड़े थे येवगेनी चेलीशेव। ये वो मेरे लिए, मेरे जीवन में एक ऐतिहासिक तस्वीर। तो इसे केदार, उसमें सभी ने इस अनुवाद से एक एक अपनी पसंद की कविता पढ़ी, और अशोक जी ने भी। तो जब आप इतने लोगों की उपस्थिति में जो वो कह रहे हैं, हम जाहिर है प्रोत्साहन तो मिलता नहीं, तो कई बार लगता है ये सब फालतू काम हम कर रहे हैं, कोई नोटिस तो ले नहीं रहा, लेकिन नोटिस लेते हैं। और इस संकलन पर तो पता नहीं देश भर में कितनी पत्रिकाओं ने, कितने भाषाओं में अनुवाद हुए इससे, और अच्छा लगा। और इसमें उसके बाद तो 2-3 खंड और भी आए, लेकिन मेरे लिए अशोक जी की उपस्थिति बहुत जरूरी थी। उसके बाद एक और आयोजन हुआ। ये एक रूसी कवि हैं, क्योंकि उस पर बहुत कम ध्यान गया है, एक और बड़ा संकलन आ गया उसके बाद। 2003 में उनकी जन्म शताब्दी थी, वो जाबालोस्की, निकोलाई जाबालोस्की, पृथ्वी चुप नहीं रहती। शायद अगर आपके पास मैंने भेजी है, उसके विमोचन में नामवर जी हैं, साथ में अशोक जी भी हैं, देख लीजिए तो दिखाइए अगर आया, तस्वीर है आपके सामने तो। नामवर जी हैं और अशोक जी हैं, नहीं ये नहीं,
ये नहीं, नहीं, दूसरी तस्वीर। हाँ, ये निकोलाई जावलोस्की, अद्भुत कवि। इस संकलन में तो थोड़ी सी कविताएं, लेकिन बाद में एक बड़ा संकलन तैयार किया है। तो उसमें सीधे एक बार फोन किया सिर्फ अशोक जी को, तुरंत चले आए। और इस निकोलाई जावलोस्की की का जीवन भी अद्भुत है, दर्शन तो है ही, और मैं थोड़े दो शब्द इस पर भी कहूंगा। एक दार्शनिक कवि निकोलाई जावलोस्की। आज हम प्रकृति को लेकर के, जोशी मठ को लेकर के बहुत चिंतित हैं। ये कवि तो निकोलाई जावलोस्की पहले ही कविताओं में दे चुके हैं चेतावनी कि हमारा जो ये सारा विकास का मॉडल कहो या जीवन पद्धति कहो, ये मनुष्य केंद्रित है। इस पृथ्वी पर अधिकार सिर्फ मनुष्यों का नहीं है, जितनी भी जीव जंतु हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, सबका बराबर का अधिकार है। हम दूसरे प्राणियों को वंचित कर रहे हैं उनके इस पृथ्वी पर रहने के अधिकार से, और परिणाम आपके सामने। इस तरह की कविता है उनमें। तो अशोक जी से बाद में बात तो हुई, लेकिन कविताएं चुनी उन्होंने इसी तरह की। वो संकलन मैं चाहता हूँ कि अर्पण जी आपको भेजूंगा मैं, थोड़ी इस पर कभी चर्चा करना। अद्भुत कविता है। किसी तरह से ये जो एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म बोलते हैं, जैसे मानव केंद्रित हमारी दर्शन जो है, इसको भी थोड़ा समझना होगा हमें। ये जो विलुप्त हो रहे प्राणी, या जो भी मनुष्यों में भी विलुप्त हो रहे मनुष्य, जैसे जी अंडमान बिल्कुल। निकोबार की क्या संख्या रह गई है, हमारे आदिवासी समाज में क्या हो रहा है, पशु पक्षियों की तो बात छोड़ दीजिए, प्रजातियां ही खत्म हो गई हैं। तो खैर, तो ये संकलन में अशोक जी का आना मुझे बहुत अच्छा लगा, और यही प्रोत्साहित करता है। यहाँ रखा क्या अनुवाद में, एक है क्या कहें आपसे, कमर्शियल ट्रांसलेशन, बड़ा भारी पैसा फूटा जा रहा है, लेकिन ठीक है, हम तो कविता का अनुवाद करेंगे, इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं करें। तो ये अब तीसरा जो मौका जो आप फोटो से पहले दिखा रहे थे, वो थे हमारी जापान यात्रा। ये जो फोटो आप देख रहे हैं उसमें सुरेश सलील जी हैं। बहुत बड़ा काम है कविता अनुवाद के क्षेत्र में, जापानी कविता के क्षेत्र में। नहीं, ये नहीं करिए, ला रहा हूँ, उस चित्र को ला रहा हूँ। ठीक है, आराम से। जी। ये कुछ और चित्र हमें मिले हैं, तो एक बार हम चलो चलने दीजिए। बरियाम जी ऐसा करते हैं कि शुरुआत, जिन चित्रों पे कमेंट हो गए हैं वे तो हो ही गए, लेकिन हम एक बार शुरुआत से चलते हैं, और जो बाकी चित्र हैं उन पे भी कमेंट कर लीजिए। जी, ठीक है, तो ठीक है, शुरुआत यहीं से करते हैं, इसी चित्र से ठीक। करते हैं। हाँ, तो ये मैं भूल गया कि आपने याद दिलाया। ये 99 में अलेक्सांडर पुश्किन की द्विशतवार्षिकी पर एक सम्मेलन किया था, मैंने आयोजन किया था, और रूस में पास मदद के लिए पैसा नहीं था। अपने दम पर यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा चलो करो, कोई मदद आईसीसीआर से भी मिली, और जाहिर है पहला जिसे बुलाना है मुझे, वो तो अशोक जी थे। यहाँ हरवंश मुखिया जी के पीछे है, उनका पूरा तस्वीर दिख नहीं रही है, कुछ संकोच बस पीछे जैसे बैठ गए। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय पुष्किन पर ये अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी थी, और एक ही फोन से, सोच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बोला, आए और उन्होंने जो उनकी पसंद की जो कविता थी, कविता पढ़ी। बस मैं सिर्फ दो पंक्तियां सुना रहा हूँ जो उन्होंने पूरी, हालांकि कविता बहुत लंबी लंबी थी, पता नहीं कहाँ जैसे अब, चलो छोड़िए, जो पता नहीं कहाँ है। तो पुष्किन बहुत बड़े कवि रहे रूसी में, तो उनकी वो कविता पढ़ी। खैर वो यहाँ ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जी, छोड़िए, नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। खैर उन्होंने अपनी मन पसंद की एक कविता पढ़ी। हाँ,
शायद उनको किन कारणों से कविता पसंद आई होगी, पूरी कविता ही पढ़ डाली थी उन्होंने। वह मेरी वंशावली। अपने एक बंधु पर निष्ठुरता से हंसते हुए, अपने एक बंधु पर निष्ठुरता से हंसते हुए रूसी मुंशियों लेखकों की भीड़, रूसी मुंशियों लेखकों की भीड़ कहती है तुम कुलीन हो, अभिजात हो। देखो कैसी बकवास है ये। ना कोई मैं उच्च अधिकारी, ना नौकरशाह, ना ही कोई संभ्रांत किसी राजाज्ञा से, ना अकादमी से, ना कोई प्राचार्य। मैं तो बस रूसी चुटपुंजिया हूं, मामूली सा। समझ आती है मुझे समय के भ्रष्टताएं, झुठलाऊंगा नहीं मैं उन्हें। जन्म से अभिजात होना अभी नया है हमारे यहाँ, जन्म से अभिजात होना अभी नया है हमारे यहाँ। जो जितना नया वह उतना ही अभिजात। वर्षों के ये जीर्ण अवशेष दुर्भाग्य से बहुत हैं इस तरह के। मैं प्राचीन बोयारों का वंशिज हूँ, बंधुओं मैं तो बस चुटपुंजिया हूँ, मामूली सा। थोड़ा व्यंग कविता सी है, लेकिन ये पूरी वाजपेयी ने पूरी कविता पढ़ी। उसके बाद आएगा संदर्भ जापान यात्रा का। जापान यात्रा में प्रयाग शुक्ल थे, रंजीत शाह थे साहित्य अकादमी की तरफ से, देवेंद्र चौबे जेएनयू हिंदी विभाग से, और सुरेश सलील जी, और सारे इस कार्यक्रम की संयोजिका थी उनीता सच्चिदानंदन, दिल्ली यूनिवर्सिटी जापानी की प्रोफेसर। तो ये जापान में फिर कविता पाठ, जापानी लेखकों और कवियों से मिलना हुआ। रचनाओं जापानी कविताओं के जाहिर है उनीता ने अनुवाद किए हुए हैं और हमारे सुरेश सलील जी ने किए हुए। तो जापानियों को भी एहसास दिलाना था कि हम भी आपके कवियों के रचनाओं के हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं और आप भी कर ही रहे हैं। तो इस तरह से अशोक जी के साथ इस तरह से हमारा। अब कुछ बातें और को, वो ये है कि मेरे कुछ एक प्रचलन में यह अवधारणा नहीं है। रूसी साहित्य या अध्ययन में एक टर्म आती है लिरिकल हीरो, काव्य नायक। अशोक जी है मिसाल के लिए हमारे सामने। कविता का जो उत्तम पुरुष है, फर्स्ट पर्सन में कविता लिखी जाती है। वो जो मैं है कविता का, वो अशोक वाजपेयी नहीं है, वो अशोक वाजपेयी द्वारा रचित एक नायक है। मेरा एक बड़ा विषय रहा है, मैंने रूसी कविता के संदर्भ में काम कराए कुछ लोगों से, लेकिन मैं चाहता था कि हिंदी में इस अवधारणा को लाया जाए। केदार जी से इस तरह बात हुई थी। अब कविता का जो मैं है, मान लीजिए अशोक जी के संदर्भ में शायद आप संभावना है मैं से ही शुरू है, मैं प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष से है, फर्स्ट पर्सन में। ये जो काव्य नायक की रचना शुरू की कविता से लेकर के अंतिम कविता तक, आप इसका एक विकास यात्रा देखें। समय का असर, परिस्थितियां पारिवारिक, सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, हमारे रोजी रोटी के संघर्ष में जो इस तरह से भिड़ता हुआ हमारा नायक बढ़ता है। तो काव्य नायक जैसा स्वयं कवि, उसी तरह का उसका नायक। तो केदार जी के संदर्भ में बात उठी थी, मैंने कहा केदार जी आप और अशोक वाजपेयी में एक समानता है, आपका काव्य नायक कंसिस्टेंट है। और मेरे लिए ईमानदारी का, साहित्य की ईमानदारी का ये सबसे पहला क्राइटेरिया है, कंसिस्टेंसी। विकास तो होना ही होना है, लेकिन एक डाल से दूसरी डाल पर जंप मारने का नहीं। दोनों कवि इस मामले में समान। अब एक सिस्टम्स अप्रोच करके वो भी हिंदी साहित्य में नहीं आ पाया, वो है कि विश्व साहित्य एक सिस्टम के रूप में, फिर विश्व के हर भाषा का साहित्य उस ब्रॉड सिस्टम के कंपोनेंट्स। अब जैसे भारतीय साहित्य, फिर हर कंपोनेंट बाद में एक लोअर स्टेज पे एक सिस्टम बन जाता है, एक विश्व साहित्य, उसके बाद फिर देशों के साहित्य, जैसे अंग्रेजी साहित्य, फिर उस अंग्रेजी साहित्य में इंग्लैंड में रचा हुआ साहित्य, अमेरिका में रचा हुआ साहित्य, वो फिर एक सिस्टम। विश्व साहित्य के
कंपोनेंट के रूप में, विश्व साहित्यिक सिस्टम में उसके कंपोनेंट के रूप में आता है भारतीय साहित्य। और भारतीय साहित्य के कंपोनेंट्स में आते हैं विभिन्न भाषाओं के साहित्य, फिर भिन्न, जैसे हिंदी साहित्यिक सिस्टम के रूप में, फिर रचनाकारों का जो है कृतित्व संपूर्ण जितना रचा, जैसे अशोक वाजपेयी का पूरा जितना रचा शुरू की पहली रचना से के लाख तक, एक कृतित्व, उनका ये पूरा कृतित्व एक व्यवस्था सिस्टम के रूप में। फिर एक एक रचना में सिस्टेमिक यूनिटी, वो जोड़ के है जो एक रचना को दूसरे से जोड़ रहा है, इसको ढूंढना है। तो ये इस फिर उसी तरह से ये जो सिस्टेमिक यूनिटी है कृतित्व की, तो फिर लगता है कई बार जैसे अशोक जी, कविताओं की संख्या 1000 तक तो कम से कम होगी ही। हर लगता है कि रचनाकार एक ही रचना, एक ही कविता लिख रहा है, जिसे हम अलग अलग कविता कहते हैं, वो उसके अंश है, वो अलग, ठीक है, उस कविता की विषय वस्तु एक हो सकती है, लेकिन अंततः एक पूरे सिस्टम, एक पूरे जो क्रिएटिविटी, जो क्रिएशंस हैं कवि के, उनमें एक सूत्र है, वो सिस्टेमिक यूनिटी है। वो विषय के स्तर पर, विषय की ट्रीटमेंट के स्तर पर, वो भाषा के स्तर पर। तो ये काम कुछ हो नहीं पाया है। कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिरिकल हीरो ऑफ पोएट्री ऑफ अशोक वाजपेयी, मिसाल के लिए अशोक वाजपेयी के काव्य नायक की विकास यात्रा और 60 साल का जीवन, सक्रिय जीवन अशोक जी का, ये सारे इतने परिवर्तन आए, अब छोटे परिवर्तन नहीं आए हैं देश में, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए। तो ये किस तरह से व्यक्त हुए उस रचना में। उसी तरह केदार जी का भी जो लिरिकल हीरो है, बिल्कुल कंसिस्टेंट, शुरू से उसका एक पूरी विकास यात्रा दिखती है, लेकिन कई रचनाकारों में नहीं भी दिखती। वो है वो जहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, जहाँ समय का प्रभाव ऐसा आ गया कि आप इधर से एक डाल से दूसरे डाल में कूदने लग गए। तो ये एक सिस्टमिक अप्रोच टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ लिटरेचर और से पोइट्री, दूसरे एवोल्यूशन ऑफ ए लिरिकल हीरो, ये दो विषय कुछ ऐसे रहे। तीसरा है पुष्किन के पूरा जितना भी लिखा, कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, नाटक लिखे, उनमें कितने शब्द प्रयोग हुए हैं, शब्दों का सारे एक पूरा कोश बना है पुष्किन की रचनाओं में प्रयुक्त शब्द। तो ये काम कुछ इधर भी होना चाहिए। ठीक है, अशोक जी की जो कविता में है शब्द संयोजन जो है क्या कहें, बहुत संतुलित है। केदार जी में तो दिख ही जाता, कुछ ग्रामीण जीवन की छवियां दिखती हैं, वो भाषा आएगी, क्यों नहीं आएगी। लेकिन अशोक जी की भाषा क्या कहें, इसको अगर बुरे सेंस में नहीं लिया जाए, एक अभिजात भाषा है। अब शब्द नहीं है, स्लैंग नहीं है। तो अब शब्द ना होना, कहीं कविताओं में देखो नीचे लिए आते हैं, भाई कविता की भाषा का परिष्कृत होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपको ज्यादा क्या लोकवादी दिखना है, जनवादी दिखना है तो आप नीचे उतर आइए। ऐसे हुए हम तो रूसी साहित्य में बहुत सारे प्रयोग हुए। तो अशोक जी ने इस कविता भाषा को बचाए रखा, और ये तो हम बाद में बात करेंगे। अब आगे कोई प्रश्न आपके पास हो? हाँ बंधु। हाँ अर्पण जी, इस चित्र के बारे में बतलाएं। हाँ जी। ये कविता पाठ चल रहा है, तो उसमें अशोक जी और मंगलेश डबराल और दो जापानी कवि ये हैं, उनकी उपस्थिति में मैं कविता पढ़ रहा हूँ एक। वाह। और आगे कुछ और? जी। और कुछ नहीं, उसके बाद सुन रहे थे हाँ, हाँ आप ये हैं, हाँ, ये हैं सुरेश सलील जी, उम्र में मुझसे बड़े हैं, अशोक जी के बराबर ही होंगे, पर सेहत अशोक जी की तरह के नहीं, कम थोड़ा बीमार रहने लग गए हैं, लेकिन बड़े जिंदा दिल,
खूब अनुवाद किए हैं, बड़े हंसमुख। और क्या कहें, जापान में भी इतने मजेदार रहे 7 दिन इनकी कंपनी में, गप गप ठप वाले। तो ये आनंद एक समय है टोक्यो में हम लोग, तो आप देख लीजिए। परसों में अशोक जी का इंटरव्यू देख रहा था, ज्यादा युवा लग रहे थे तब, जबकि 2007 की तस्वीर है, 15 साल के बाद भी वो इससे ज्यादा युवा नजर आ रहे थे। सक्रिय तो हैं ही। हाँ, तो कहिए आगे। जी, और आगे कुछ और चित्रों को देखते हैं। और है नहीं ज्यादा, ये तो ये, बता दो। हाँ, हाँ, ये बताए। निकोलाई इसकी चर्चा जारोलोस। जी। और यह कविता है संभावना, और उसका रूपक, इसे भी हमने देखा। और यह अशोक वाजपेयी जी का संग्रह शहर अब भी संभावना है। तो ये कुछ एक चित्र इस अवसर पर हमने देखे मित्रों, और अब हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एक और पुस्तक की चर्चा यहाँ पर आवश्यक हो उठती है, बरयाम सिंह जी, उसकी भी बात की जाए थोड़ी सी। और वह पुस्तक है कमलेश जी की रूसी संस्कृति, उद्भव और विनाश। इस पुस्तक को लेकर भी तो कुछ कहें। ऐसा मैंने इतना पढ़ने वाला, पढ़े हुए को क्या कहें, हजम करने वाला या आत्मसात करने वाला व्यक्ति, पहले व्यक्ति मुझे कमलेश लगे। अब सोचिए इस उम्र में, इस पुस्तक में उन्होंने मेरी कविताओं का कविताएं उद्धृत की हैं, पूरी की पूरी कविता, अंश नहीं, पूरी कविताएं। तो मेरा ये प्रयास ये दिखाना नहीं था सोवियत संस्कृति के विनाश, तो मुझे नहीं दिखाना था, मुझे तो जो कविताओं में व्यक्त हुआ है रूसी समाज में, तो वो दिखा रहा था। और रूसी समाज अब क्या कहें, अब देखिए हमारे होते हुए, हम तो खैर उतने नहीं, सन 17 में क्रांति आती है, उससे पहले 1905 की क्रांति हुई थी, और मेरा विषय ही रहा 1905 की क्रांति तो नहीं, मेरे थीसिस का विषय था इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सोशो एथिकल आइडियल्स इन रशियन लिटरेचर। जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे एक सिस्टमिक अप्रोच की बात कर रहा था, काव्य नायक या कथा नायक के विकास की बात कर रहा था, मैंने टॉलस्टॉय, चेखव, कुपरिन, सिरोफिमोविच एक लेखक हुए, और गोरकी। गोरकी का कठिनाई ये है, जो कमलेश जी पर गोरकी को लेके मेरे ज्यादा बातें हुई नहीं। गोरकी को सिर्फ मान लिया गया है कि माँ के लेखक हैं, माँ के लेखक हैं, लेकिन इस क्रांतिकारी उपन्यास का जो केंद्रीय पात्र है पावल व्लासव नहीं, ये माँ है। ये माँ में कितना परिवर्तन आते हैं, उसकी क्या कहोगे चेतना में। पावल व्लासव नहीं है जो वास्तव में क्रांतिकारी, क्रांतिकारिता दूसरी जगह दिखाई गई कि माँ की चेतना में क्या प्रभाव आता है। और उससे पहले जो लिख चुके थे गोरकी, वो कोई जिसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबद्धता का साहित्य, एक लेख है लेनिन का, पार्टी एंड पार्टीजन लिटरेचर, कुछ इस तरह करके। तो एक पार्टीजनशिप का या दलीय प्रतिबद्धता के अंदर गोरकी को नहीं समेटा जा सकता ना, क्योंकि अब संवाद प्रकाशन से उपन्यास आया जो हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ था, वो है क्लीम समगिन का जीवन। तब पता चलता कि गोरकी क्या थे। फिर जो 1917 की क्रांति थी, उसके बाद एक पुस्तक आई, लेखों का संकलन है गोरकी का, अनटाइमली थॉट्स करके। फिर पूरा मूल्यांकन करते हैं, परिणाम ये होता कि गोरकी को इटली जाना होता पड़ता है, इटली में रहे, बाद के वर्षों में आए। फिर गोरकी की एक त्रासद मृत्यु, जो भी है बात की बातें हैं।
पर प्रतिबद्धता का मतलब दलीय प्रतिबद्धता नहीं है। ये गोरकी भी बता चुके हैं और हम लोगों के लिए भी एक पाठ। तो कमलेश जी जो कर रहे हैं ये विघटन के कारण ढूंढ रहे हैं, वो साहित्य में दिख भी रहे थे। अब सोचिए क्या विडंबना है। आप मान लो 1991 की 11 तारीख जुलाई मान लो, मैं वैसे ये कोट कर रहा हूँ, ये आप पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य थे, लेकिन ठीक दूसरे दिन आप एंटी कम्युनिस्ट क्या कहोगे आंदोलन के नेता बन जाते। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति, वो पहले जनरल सेक्रेटरी थे, नजरबायेव, 1 तारीख तक तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन दूसरे दिन घोर कम्युनिस्ट पार्टी विरोधी के राष्ट्रपति। ये कैसी प्रतिबद्धता रही रूस में, सोचिए तो। आप पॉलिट ब्यूरो का, येल्सिन पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थे और दूसरे दिन कुछ और हो जाते। तो एक क्या कहें आप, 1 तारीख तक आप एक और ठीक दूसरे दिन एक, ठीक उसके विपरीत विलोम। तो इस तरह को कमलेश जी ने इसको, जो कविता मैंने अनुवाद किए उनको मैंने ये दिखाने के लिए, मैं तो अपने प्रिय कवियों के अनुवाद कर रहा था, पर कविताओं में तो प्रतिफलित तो होता है ना, सब कुछ प्रतिबिंबित होता है, सब कुछ कविताएं ही है सब कुछ जो दिखाती हैं। अब मारीना सविताएवा के अनुवाद किए मैंने, पहले थोड़ी सी कविताएं थी, बाद में बड़ा संकलन आ गया, और उस संकलन के आधार पर शायद रूसी कवि या कवित्री पर पहली पुस्तक है एक पॉपुलर सीरीज में, मारीना सविताएवा पर, प्रतिभा कटियार की पुस्तक है, बहुत लोकप्रिय हो रही है, बहुत पढ़ी जा रही है। जो कमलेश जी ने जो दिखा, वो प्रतिभा कटियार ने अपने ढंग से। फिर वहां बीच में आते हैं अशोक वाजपेयी जी का, मैं इंटरव्यू सुन रहा था परसों, देख रहा था, उन्होंने रिल्के को याद किया। अब देखिए, मारीना सविताएवा, पास्तरनाक और रिल्के काम सौंप रखा है मैंने, इनके बीच का जो पत्र व्यवहार है वो आएगा, प्रकाशित हो जाएगा। तो बहुत कुछ है करने को। तो कमलेश जी के बारे में अब इतना ही, बहुत मेहनत से पुस्तक तैयार की है, बहुत पढ़कर तैयार की है, पढ़ी जानी चाहिए पुस्तक। हम दूसरे समाजों का जब अध्ययन करते हैं तो हम अपने समाज की भी समझ बढ़ती है हमारी। हाँ तो कहिए आप। जी जी बिल्कुल। और यह पुस्तक रजा पुस्तक माला के अंतर्गत प्रकाशित हुई, और इसका आमुख जो है अशोक वाजपेयी जी ने लिखा। तो इस आमुख में वे कवि कमलेश को लेकर क्या लिखते हैं, मैं यहां पर थोड़ा सा वह हिस्सा सुनाता हूं। कवि कमलेश हमारे समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। हालांकि उन्होंने कभी विद्वता का कोई दावा नहीं किया। उनकी रुचि साहित्य के अलावा संस्कृति और विचार के अनेक अनुशासनों जैसे दर्शन, मनोविज्ञान, नृतत्व आदि में थी। महान रूसी कवियों और उनके माध्यम से रूसी संस्कृति की उद्भव गाथा और उसके विनाश की शोक कथा प्रस्तुत करने वाली यह अनूठी पुस्तक है। उसमें कवियों का सिर्फ वैचारिक विश्लेषण भर नहीं है, कविताओं का हिंदी अनुवाद भी है। किसी विदेशी भाषा के इतने सारे महान कवियों और उनके माध्यम से किसी देश की संस्कृति के अध्ययन का ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हिंदी में तो क्या, शायद किसी अन्य भारतीय भाषा में भी ना होगा। इस अद्वितीय पुस्तक को रजा पुस्तक माला के अंतर्गत हम सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अशोक वाजपेयी, अगस्त 2018, नई दिल्ली। और मित्रों, इसकी प्रस्तावना उदयन वाजपेयी जी लिखते हैं, और विस्तार से काफी सारी चर्चा वे अपने इस प्रस्तावना में
करते हैं, कई कई बिंदुओं पर विचार करते हैं। एक छोटा सा हिस्सा मैं इस प्रस्तावना का यहां पर रखना चाहता हूं, उदयन वाजपेयी जी की ओर से, उसको भी सुनते हैं। सोवियत रूस के उदयन जी लिखते हैं, सोवियत रूस के विघटन के लगभग 25 वर्ष बाद हिंदी के मूर्धन्य कवि कमलेश ने रूसी संस्कृति का उद्भव और विनाश पर पुस्तक लिखना आरंभ किया। उनकी यह पुस्तक 3 भागों में समास के 8वें, 9वें और 10वें अंक में धारावाहिक प्रकाशित हुई। यह आनंद का विषय है कि अब यह पुस्तकाकार आ रही है। इस पुस्तक का आरंभ रूसी भाषा के 20वीं शती के महान कवियों आखमातोवा, त्वसेताएवा पास्तेरनाक और मांदिर्शताम की कविताओं और नियति को रूसी सांस्कृतिक परिवेश में रखकर समझने के प्रयास से हुआ था। पर जैसे जैसे कमलेश जी इन कवियों के कृतित्व की गहराई में उतरते गए, उन्हें रूसी संस्कृति के व्यापक पर्यवेक्षण की आवश्यकता महसूस होती गई। फलस्वरूप एक ऐसी पुस्तक हमारे सामने आ सकी जिसमें उन ऐतिहासिक परिस्थितियों का विशद वर्णन हुआ है जिनसे 19वीं शती में रूसी संस्कृति का उन्मेष हो सका और जिनके धीरे धीरे नष्ट होते जाने से क्रांति के बाद उसी संस्कृति का विनाश भी हो गया। इसी उन्मेष और विनाश के बीच रूसी साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकारों की कृतियों ने नैतिक और सौंदर्यात्मक आयाम ग्रहण किए और इन्हीं के कारण वहां के कवि लेखकों को आत्महत्याएं करनी पड़ी, निष्कासन, अलगाव और निर्धनता भोगनी पड़ी। यह पुस्तक केवल सोवियत दारुण कथा ही नहीं कहती, इसके आलोक में अनेक केंद्रीकृत राजसत्ताओं की कथाएं पढ़ी जा सकती हैं। उदयन वाजपेयी, 31 अगस्त 2018। तो यहां पर थोड़ी सी इसकी भी चर्चा करें, क्योंकि आज आपकी संगति का हम लाभ ले रहे हैं। जब इन बातों की बातें होती हैं कि इसी उनमें जो उदयन जी लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको हमारे दर्शकों के लिए खोलें, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस विषय पर अपेक्षाकृत कम जानते हैं। उदयन जी जो लिख रहे हैं यह बात कि इसी उन्मेष और विनाश के बीच रूसी साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकारों की कृतियों ने नैतिक और सौंदर्यात्मक आयाम ग्रहण किए और इन्हीं के कारण वहां के कवि लेखकों को आत्महत्याएं करनी पड़ी, निष्कासन, अलगाव और निर्धनता भोगनी पड़ी। तो इस पर थोड़ा प्रकाश बरियाम सिंह जी। ऐसा है, कहां से शुरू करें? पुष्किन से शुरू करते हैं। पुष्किन ज़ारशाही से भिड़े और वो लेखक जो रचनाकार और जो चिंतक ज़ारशाही का विरोध कर रहे थे उनमें शामिल थे। पुष्किन को मॉस्को से बेदखल कर दिया गया था, बाहर रहे। फिर पुष्किन के परिवार में कलह डाली, पुष्किन की पत्नी का आरोप, अफवाह फैलाई गई, तो वो किसी विदेशी राजदूत या दूतावास में काम करने वाले व्यक्ति के साथ प्रेम में बंधी हैं। ड्यूएल हुआ, द्वंद्व हुआ, द्वंद्व में पुष्किन मारे गए। ये भी जार का था षड्यंत्र। कितने 37 38 वर्ष क्या होता है रचनाकार के लिए, लेकिन वो बहुत लिख चुका है इस बीच। ये तो 37 वर्ष बहुत बड़े, अब क्या कहें, उतनी ही उम्र में छोटे 27 वर्ष की उम्र में उपन्यास जो विधा के रूप में पनप रही थी, पुष्किन ने यथार्थवादी लेखन की शुरू की थी, साहित्य की शुरुआत की थी, और ये जो उपन्यास विधा शुरुआत हो ही रही थी। अब लियरमंतर कवि और हमारे युग का नायक, हीरो ऑफ आवर टाइम्स के लेखक, उम्र 27 साल, द्वंद्व में मारे गए। ये तो तब, उसके बाद बड़े लेखक वहां से मॉस्को से निष्कासित तो होते रहे बहुत सारे लोग। अब दस्तयेव्स्की,
फांसी की सजा होनी थी। सोच रहे हो, अंतिम क्षण तक लटके हुए थे कि कल दिन जाना है, छूट गए। दस्तयेवस्की अब सोचो, दस्तयेवस्की के बगैर ये रूसी साहित्य या विश्व साहित्य कैसा होता। दस्तयेवस्की भी हो गए। अब चलो क्रांतिकारी हो। अब माइकोस्की से पहले 30 वर्ष की उम्र में बहुत बड़े कवि मेरे संकलन में संकलित हैं वो, सेर्गेई येसेनिन, आत्महत्या। कारण कुछ भी रहा हो, और इस आत्महत्या पर बड़ा दुख जताया माइकोस्की ने कि भाई इस संसार में जीना तो कोई नई बात नहीं, मरना तो और भी नई बात नहीं। खैर उसमें आत्महत्या के मामले में थी, लेकिन 5 वर्ष बाद स्वयं माइकोस्की आत्महत्या कर लेते हैं। एक कवि का मैंने जिक्र किया, बहुत बड़े कवि दार्शनिक धारा के, जिसका विमोचन करने अशोक जी भी आए थे, निकोलाई जाबलोस्की। 8 साल कैद रहे। अब सोच, 8 साल उस समय 36 के बाद, उसके बाद विश्व युद्ध होता है, लेनिनग्राद, सारा भूख मरी है देश में, लेकिन जी शायद जिंदा रहे, लौटे। अब आरोप क्या था निकोलाई जाबलोस्की पर? यार हम यहाँ क्रांति, मनुष्य के जीवन को सुधारने के लिए क्रांति कर रहे हैं। ये कोई स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि मनुष्यतर प्राणियों के लिए भी स्वतंत्र होना चाहिए, गधा बोझ क्यों ढोए। चलिए कि भाई मनुष्य जो है वो पूरे प्राणी जगत का विवेक है, और इस विवेक का उसको सही इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, वो मस्तिष्क है पूरे प्राणी जगत के। कहा कि ये क्या बात कर रहा है, कैसी का यहाँ एक वर्ग युद्ध में ये इस तरह की बातें कर रहा है। आरोप लगाए, उनको भेज दिया 8 साल। तो ये विनाश, सोवियत संघ का विघटन का और भी बहुत सारे कारण हैं, पर साथ साथ ये भी है कि जनजीवन में बड़ा सुधार भी आया है। ये ठीक है, हम भूल जाते हैं कि रूस में भयानक शोषण था, उस शोषण पर लगाम कसा। अगर हालांकि हम ये भी जानते हैं कि शोषण पर एक लोकतांत्रिक समाज भी अंकुश लगा सकता है, अगर अच्छा हो चाहे तो। जरूरी नहीं कि एक वन पार्टी रूल, एक पार्टी का शासन ही से करे। फिर पार्टी के अंदर फिर आ जाती हैं, क्या कहोगे, ऊपर ओहदे पर पहुंचना है तो पार्टी के लीडर के प्रति जी करते रहो। जो डेमोक्रेट, जो पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र की भावना रहनी चाहिए, वो हाँ क्या कहो जी हजूर करने वाले पनपने नहीं देते, फिर तानाशाही हो जाता है, पार्टी की तानाशाही। यूं तो है या वर्ग हीन समाज बनाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन रच क्या रहे हैं। तो इस तरह से कठिन है मनुष्य जीवन। अब दुनिया भर में देख लीजिए, कोई न्याय क्या होगा, न्याय चिन्ह बढ़ना तो है। आगे विश्व में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है, सारा क्या हो रहा है, सारे प्रचार साधनों पर, मीडिया पर अंकुश लग रहा है। मीडिया क्या बोल रहा है, शासक दल। और हमारे देश में 24 के बाद आप देखेंगे क्या होने जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा। देश डिसइंटीग्रेशन के दौर से गुजरेगा। रूसियों ने तो भुगत लिया, 15 देश अलग हो गए। ये स्थिति 24 के बाद आएगी। सिविल वॉर की स्थिति पर हम सब कई बार डर लगता है। सिविल वॉर हो सकता है, हिंदू मुस्लिम, दक्षिण उत्तर चलेगा। जातीय, मैं पता नहीं, हम इतने निराशावादी तो है नहीं, लेकिन परिस्थितियां लगता है कि बढ़ रही है उस ओर, डिसइंटीग्रेशन। यहाँ किसी ने नहीं सोचा था 1990 89 में, खुद रूस में था, कभी सोचा था कि 2 साल बाद सोवियत संघ टूट जाएगा? सोच ही नहीं सकते, टूट गया सोवियत संघ, टूट गया। तो किसी दिन कुछ भी कुछ हो सकता है।
तो इसलिए जी स्थितियां जो हैं कुछ क्या कहें, निराशाजनक, लेकिन हम निराशावादी नहीं रहेंगे, अपने अपने काम पे लगे रहेंगे। पर सीखने की जरूरत है, सोवियत अनुभव से कुछ सीखने की जरूरत है हमें कि विखंडन से कैसे बचा जाए। जी, अपनी इस पुस्तक के समर्पण में कमलेश बरयाम सिंह जी को उचित ही कई कई बार उद्धृत करते हैं। तो एक दो हिस्सा पढ़ करके हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे, क्योंकि समय भी हो गया। कमलेश इस पुस्तक के समर्पण में लिखते हैं और बरयाम सिंह जी को याद करते हैं कि बरयाम सिंह जी ने अलेक्जेंडर ब्लॉक, व्लादिमीर मायाकोव्स्की, निकोलाई जबलोत्स्की के बड़े संग्रह हिंदी में प्रकाशित की। उसकी चर्चा भी हमने अभी सुनी बरयाम सिंह जी से। बरयाम सिंह जी के हिंदी के अनुवाद कार्य पर हिंदी काव्य जगत का पूरा ध्यान नहीं गया है। ये अनुवाद हिंदी के युवा कवियों के आत्म शिक्षण का अंग बन सकते हैं। बरयाम सिंह लगभग 40 वर्षों से, अब यह वर्ष और अधिक इसमें और जोड़ लीजिए, 40 वर्षों से रूसी कविता के अनुवादों से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। उनके कई शिष्य भी अब इस कार्य में लगे हैं। बरयाम सिंह जी के संपूर्ण कार्य का स्वागत होना चाहिए। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। और वे आगे, बरयाम सिंह जी अपनी सीमाओं की बात करते हैं कमलेश। वे लिखते हैं, मेरी सीमा थी, मैं उनके अनुवादों पर लिखकर ही बरयाम सिंह जी का अभिनंदन कर सकता था। हिंदी में हर पीढ़ी में बढ़ रहे अधिसंख्य पाठकों को उनके कार्य का पता होना चाहिए। उन्होंने अन्य रूसी कवियों की कविताओं के भी अनुवाद समय समय पर किए थे। कुछ अन्य लोगों ने भी कभी कभी कुछ रूसी कवियों के अनुवाद किए थे। बरयाम सिंह जी ने आखमातोवा के अनुवाद कम किए हैं। दिवंगता कांता जी ने कभी आखमातोवा के अनुवाद किए थे। इन जैसे अनुवाद भी दृष्टि में आने पर आधुनिक रूसी कविता का एक निजी इतिहास ही बनने लगा। इन कवियों के जन्म के समय रूस में जार का शासन था, जिसकी चर्चा भी बरयाम सिंह जी ने भी की। इनके वयस्क होते होते रूस में कई क्रांतियां हुई। अक्टूबर 1917 में हुई क्रांति के बाद रूस में बोल्शेविक शासन स्थापित हो गया और गृह युद्ध छिड़ गया। बोल्शेविक शासन से इन कवियों के संबंध समय समय पर बनते बिगड़ते रहे। इनका काव्य रचना पर भी प्रभाव पड़ा। इनकी कविताओं में एक समृद्ध संस्कृति का दर्शन होता है। इन कवियों को पूरी तरह समझने के लिए उस संस्कृति का परिचय आवश्यक था। इसलिए अपेक्षित योग्यता के अभाव में भी रूसी संस्कृति के उद्भव और विकास पर लिखने की चेष्टा करनी पड़ी। रूसी भूमि के भेद, रूसी राज्य का विकास, रूसी समाज, रूसी भाषा, रूसी साहित्य और रूस में चल रहे वैचारिक आंदोलनों पर भी दृष्टि डालना आवश्यक जान पड़ा। और फिर कई और बातें वे करते हैं। तो मुझे लगता है कि यह जो है, कहीं ना कहीं यह भी हम अशोक वाजपेयी जी के उस पक्ष की ही बात कर रहे हैं कि जहां रजा फाउंडेशन के माध्यम से और उसके उपक्रम, एक बेहद उपयोगी उपक्रम रजा पुस्तक माला के अंतर्गत ऐसे जाने कितने विषयों पर किताबें निकल रही हैं। कई बार हमारी उसमें हमारा अपना जो अल्प ज्ञान होता है या हमारी जो अपनी सीमाएं हैं कि हम हर पुस्तक तक पहुंच नहीं सकते, मगर जो महत्वपूर्ण काम हुए हैं किसी भी विषय पर रजा पुस्तक माला के अंतर्गत, जब हम उन कामों को देखते हैं, जब उन पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो यह भी एक बड़ा सुखद अनुभव होता है कि ऐसी चीजें जो ऐतिहासिक महत्व की हैं, जिनके पीछे तमाम सांस्कृतिक विश्लेषण है, यह सब हमें प्रामाणिक ढंग से किसी पुस्तक में लाकर हमारे समक्ष रखने का जो उपक्रम है रजा पुस्तक माला की ओर से हो रहा है। तो इस बहाने आज की उपस्थिति में इस विषय पर भी कुछ चर्चा हो सकी,
बरयाम सिंह जी, अच्छा लगा। चलते चलते कुछ और कहना चाहें तो कहें, कंक्लूडिंग रिमार्क, और फिर हम लोग आज की यह संध्या को विराम देंगे। छोटी सी कविता। एक ही जगह पर, मेरे कविता संग्रह से है। ये कदम ताल था, हर कदम ताल की तरह एक ही जगह पर। यह कदम ताल था, हर कदम ताल की तरह एक ही जगह पर। झंडा भी लहरा रहा था मुस्तैदी से, झंडा भी लहरा रहा था मुस्तैदी से एक ही जगह पर। नेता भी खड़ा था एक ही जगह पर। तमाम उपलब्धियां, तमाम सफलताएं तरह तरह के दस्तावेजों में पेश हो रही थी एक ही जगह पर। कितना सुकून मिल रहा है जिन्हें जल्दी थी कहीं पहुंचने की। कितना सुकून मिल रहा है जिन्हें जल्दी थी कहीं पहुंचने की, इस सच्चाई तक आसानी से पहुंचने में। कितना सुकून मिल रहा है जिन्हें जल्दी थी कहीं पहुंचने की, इस सच्चाई तक आसानी से पहुंचने में। कि अच्छा है कहीं नहीं पहुंच पाने की निस्बत, कि अच्छा है कहीं नहीं पहुंच पाने की निस्बत खड़े रहना एक ही जगह पर। सारी लड़ाई अब इसी को लेकर, सारी लड़ाई अब इसी को लेकर, किस तरह टिके रहा जाए एक ही जगह पर। सारी लड़ाई अब इसी को लेकर, किस तरह टिके रहा जाए एक ही जगह पर। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद अपहरण जी, आपने ये मौका दिया अशोक जी पर कुछ बोलने का। इसका बहुत बहुत इसके लिए आभार, धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया बरयाम सिंह जी। हमने मित्रों एक कवि, अनुवादक और एक बेहद दृष्टि संपन्न व्यक्ति को सुना, और अशोक वाजपेयी जी पर एकाग्र के बहाने हमारी ओर से यह भी कोशिश रहती है कि अलग अलग विषयों को भी हम उठा सकें। आज उनके माध्यम से, उनके बहाने रूसी साहित्य, अनुवाद और भारतीय साहित्य के साथ उसके संबंध पर जो थोड़ी बहुत चर्चा हो सकी, निश्चय ही आप सभी को उपयोगी लगी होगी। यह विषय बड़ा विषय है। इस किताब में ही ऐसे कितने संदर्भ आते हैं जिन पर चर्चा कभी और की जा सकती है। फिलहाल चूंकि यह अशोक वाजपेयी जी पर केंद्रित है, तो उस संदर्भ के साथ हम कुछ पहलुओं को आज आप सभी के साथ साझा कर सके, इसका संतोष है। हमारे साथ अभय शंकर झा जी, रजा न्यास, जयश्री पुरवार जी, दिनेश चंद्र भट्ट जी और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े हुए हैं। आप सभी का हार्दिक आभार। प्रोफेसर बरयाम सिंह जी का शुक्रिया कि उन्होंने समय निकाला और हमारे साथ बने रहे इतनी देर तक। बहुत बहुत आभार बरयाम सिंह। और मित्रों, कल एक नई कड़ी में हम मिलते हैं और अशोक वाजपेयी जी पर यह एकाग्र जारी है। शुभ रात्रि।